गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान ज्ञान में। यहाँ कक्षा 8 की इस विज्ञान की कक्षा में हम लोग परमाणु संरचना नामक पाठ पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तक की पाठ पढ़ लिया था। बच्चों, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो या कोई और बात कहनी हो तो आप कमेंट करके कह सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह पाठ पहुंच सके। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। और यहाँ पर हम लोगों ने जैसे पिछली कक्षा में पढ़ा था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रकार लिखा गया। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और इस नाभिक की खोज के बाद वैज्ञानिकों ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की परिकल्पनाएं लिखी। लेकिन इस परिकल्पनाओं के बाद भी कुछ कमियां रह गईं और इन कमियों का उल्लेख हम इस स्लाइड में कर रहे हैं। रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल में सबसे जो पहली कमी पाई गई वह ये थी कि यह परमाणु के स्थायित्व को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर सका। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे। हालांकि कक्षा 8 में अगर आप केवल ये पहली लाइन ही लिख देंगे तो यही काफ़ी होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। कैसे ये नहीं बता सके कि परमाणु किस प्रकार स्थायी है। हम लोगों ने भी पढ़ा था कि परमाणु का केंद्र एक धनावेशित नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया जो इसके चारों ओर जो है वो वृत्तीय कक्षा में चक्कर लगा रहा है, गोल गोल घूम रहा है। आगे की कुछ खोजों में यह स्पष्ट हुआ कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का लगातार क्षय करता रहता है, यानी उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी लगातार लॉस होती रहती है। क्षय का मतलब होता है लॉस। तो उसकी एनर्जी अगर लॉस होती रहेगी तो क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने में सक्षम हो जाएगा। और यही कारण है कि ये माना गया कि इलेक्ट्रॉन को कुछ समय में अपना पथ छोटा करते हुए एक स्पाइरल सर्पाकार मार्ग प्रदर्शित करते हुए नाभिक में गिर जाना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की शुरुआत यहाँ से हुई और इसको क्या करना चाहिए, इस पथ में आते हुए, क्योंकि इसकी ऊर्जा लगातार बच्चों कम होती जा रही है, इसकी ऊर्जा लगातार घटती जा रही है और इस ऊर्जा के घटने की वजह से इसको आखिरकार नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। अगर यह नाभिक के अंदर गिर जाएगा तो जो परमाणु है उसका पूरा विनाश हो जाएगा। और यह बात रसायन विज्ञान के कुछ प्रमुख नियमों के विरुद्ध है, जिसमें यह कहा जाता है कि परमाणु को या किसी तत्व को या किसी द्रव्य को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा कमी इस परमाणु मॉडल में ये आई कि भाई रदरफोर्ड ने ये बता दिया कि नाभिक है, नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्षाएं हैं, 1 2 3 4, और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन कक्षाओं में किस प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में रहेगा, इस बारे में कुछ भी इन्होंने स्पष्ट नहीं किया था। और यह 2 बड़ी कमियां थी। एक और कमी स्पेक्ट्रम से संबंधित है, जिनको आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। इस प्रकार जो नील बोर वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु मॉडल अपना प्रस्तुत किया और उसमें कुछ नहीं किया, इन्होंने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने की कोशिश की। तो जितनी कमियां उस समय तक निकल आई थी उनको इन्होंने दूर किया और इसमें भी कुछ कमियां आगे रह गईं। जब हम बात करते हैं रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की तो उसमें जो मुख्य कमी थी वो इलेक्ट्रॉन का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बताया गया था। दूसरा, उसमें ये नहीं बताया, ये एक सबसे बड़ी कमी थी कि गोल घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन गिर सकता है आके नाभिक में। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पर ही आधारित था नील बोर का परमाणु मॉडल। और नील बोर के परमाणु मॉडल में जो सबसे पहली बात थी वो वही थी जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की थी, मतलब परमाणु का नाभिक जो है वही उसका केंद्र होता है, आकार में बहुत छोटा होता है और धनावेशित होता है। तो एक बात ये पता हो गई कि रदरफोर्ड के नाभिक की खोज वाले एक्सपेरिमेंट को इन्होंने मना नहीं किया, उसको मान लिया। दूसरी बात इन्होंने कही, क्योंकि नाभिक परमाणु उदासीन होता है इसलिए नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं।
और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। संपूर्ण धनावेश और संपूर्ण ऋण आवेश सदैव एक दूसरे के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखें, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं बोरबरी स्कीम। और इन्होंने कहा कि किसी भी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं यह उस कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे इन्होंने कहा कि नाभिक के चारों ओर पहली कक्षा जो है उसको कहते हैं n = 1, और इसमें अगर हम 2n² सूत्र में मान रख दें तो हमको पता चलता है कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दूसरी कक्षा को L कहते हैं। L के लिए n की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 × 2 स्क्वायर करेंगे, वैल्यू कितनी हो गई 8। इसी तरीके से अगर n रखेंगे तो n = कितना हो गया 3 की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, 3 स्क्वायर 9, और 9 2 जा 18। ये इन नंबर्स को मैजिक नंबर्स कहा जाता है, मैजिक नंबर्स कहा जाता है। और ये क्या है, पहली कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मैक्सिमम कैपेसिटी है किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 8, तीसरी में कितने आ सकते हैं 18। इस प्रकार से बोर का परमाणु मॉडल यह बताने में सफल हो गया कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इसको बोरबरी स्कीम कहते हैं। बोरबरी स्कीम कहते हैं। ये जो सूत्र है 2n² का, इसको बोरबरी स्कीम कहते हैं, इसको याद रखिएगा। नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इस परमाणु मॉडल का एक बहुत बड़ा नियम था कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन कभी भी अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता। वो सदैव निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा नाभिक अपनी कक्षाओं को बदल भी सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर से कुछ ऊर्जा अवशोषित कर ले तो वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च में जा सकता है, और अपनी ऊर्जा को निकाल दे तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ सकता है। तो ये धीरे धीरे करके आपको अगली कक्षाओं में पता चलेगा। अभी आपको ये पहले वाले 2 बिंदु बहुत ध्यान से देखने हैं, बाकी के 2 बिंदु आपको अगली कक्षा में अच्छे से पढ़ने को मिलेंगे। अब आइए बहुत जरूरी परिभाषाएं देख लेते हैं, जिसमें पहली है परमाणु क्रमांक। इसी को परमाणु संख्या भी कहते हैं। आपको मालूम है बच्चों, किसी भी परमाणु का जो अभी तक हम लोगों ने मॉडल देखा है उसमें ये कहा है कि बीच में धनावेशित नाभिक होता है और उसके चारों ओर अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन कक्षाओं को बना सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर हो गए। अब बात आ रही है परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो ये जो नाभिक होता है, जिसको कि हम लोग नाभिक लिखते हैं, यहाँ पे नाभिक में कौन कौन होता है। नाभिक में प्रोटॉन, मैंने बताया था मूल कणों में नाभिक में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब अगर आप इसको जरा ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, इस नाभिक के अंदर में धनावेशित कण है प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई आवेश नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूट्रॉन है वो आवेश में उदासीन होता है। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं, और यह नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी अगर कोई कह रहा है कि परमाणु क्रमांक किसी भी परमाणु का दिया गया है, तो याद रहे परमाणु क्रमांक क्या होता है, वो हमेशा नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को प्रदर्शित करता है। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, अगर कोई उदासीन परमाणु है, अगली कक्षा में हम आपको आयन बनाना और आयन लिखना सिखाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं यदि उस पर कोई आवेश नहीं है तो वो उदासीन है, और उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी जो है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन याद रहे, जब कभी भी आपसे पूछा जाए तो आप सिर्फ यही बताएंगे कि परमाणु क्रमांक नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है एक प्रतीक सोडियम Na, ये जो Na है ये है सोडियम। सोडियम प्रतीक के साथ में इसका परमाणु क्रमांक जुड़ा हुआ है, और उसको छोटी संख्या में हमने नीचे लिखा है 11। इसका मतलब सोडियम के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन उपस्थित हैं। इसके बाद बात करते हैं द्रव्यमान संख्या। जैसे कि यह प्रतीक है, आप देखेंगे तो कई बार आपको यहाँ पर 11 और ऊपर 23 लिखा हुआ मिलेगा। तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है इसको हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर वाली संख्या होती है इसको कहते हैं द्रव्यमान संख्या। ये वाली संख्या होती है द्रव्यमान संख्या।
द्रव्यमान संख्या किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या को कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियनों की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अब कुल न्यूक्लियन क्या है? नाभिकीय कण को न्यूक्लियन कहते हैं और वो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो याद रहे कि अगर कभी कोई आपसे पूछता है कि भाई द्रव्यमान संख्या क्या है, तो आप बता देंगे कि द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, इनको जोड़ देंगे। तो इस हिसाब से अगर हम सोडियम परमाणु की बात करें तो सोडियम परमाणु में प्रोटॉन कितने हो गए? अभी पिछली स्लाइड में देखा था 11, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हो गए? 23। तो इस हिसाब से न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा ध्यान रखिएगा परमाणु क्रमांक माइनस द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक को Z से और द्रव्यमान संख्या को A से प्रदर्शित करते हैं। तो ये मान हो जाएगा 23 ऋण 11 बराबर 12। इसका मतलब सोडियम परमाणु के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई? इसके नाभिक में प्रोटॉन हो गए 11, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन हो गए 12, और क्योंकि ये उदासीन है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन भी हो गए 11। तो ये परमाणु का संगठन है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? इसे A से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल A से। और अब आइए चलते हैं हम लोग समस्थानिक। ये बहुत ज़रूरी है। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप्स वो स्पीसीज होती हैं, वो परमाणु होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। इसके लिए बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे कहते हैं ये 1H1, 1H2 और 1H3। कुछ जगह बच्चों आपको ये ऐसा भी लिखा मिलेगा 1H1, 1D2 और 1T3। ये है पहला वाला प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। और यहाँ पर खास बात देखिए, सबका परमाणु क्रमांक समान है। तो ये जितने भी हैं ये सब एक दूसरे के समस्थानिक हैं। पहले वाले को हम कहते हैं प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या सदैव भिन्न भिन्न होती है। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनकी संयोजकताएं समान होती हैं। समस्थानिकों के लिए जब हम बात करें तो समस्थानिकों को रासायनिक गुण समान होने के कारण उन्हें हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते, उनको अलग अलग करना संभव नहीं है। समस्थानिकों को में उदाहरण के लिए अगर देखें तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कौन कौन से हैं। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम, ये तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इसी प्रकार लगभग सभी तत्वों के कोई ना कोई समस्थानिक उपस्थित होते हैं। जैसे कार्बन में तो कार्बन 12 और कार्बन 14 ये दो समस्थानिक होते हैं, इसको रेडियो एक्टिव कार्बन कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 और एक द्रव्यमान संख्या 35 भी होती है और दूसरी परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या उसकी 37 भी होती है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हैं? समस्थानिक हैं। समस्थानिकों को अलग अलग करना संभव नहीं है क्योंकि उनकी जो रासायनिक गुण हैं वो समान होते हैं, क्योंकि उनकी संयोजकताएं समान होती हैं। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि संयोजकता किसे कहते हैं और यह किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।